सो अभी 1 मिनट बचा हुआ है तो हल्का सा ये जो ईएमआरएस का पेपर हुआ था इसका क्वेश्चन करिए आप लोग। ये यूएनडीपी वाला क्वेश्चन करिए। पेपर ठीक तो नहीं था पर अगर बेसिक नॉलेज हो तो कर सकते हैं। जैसे यूएनडीपी वाला जो क्वेश्चन था ना, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन देता है? तो कौन, न्यूक्लियर एनर्जी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ग्लोबल वार से कोई लेना देना नहीं है। एआई तो अभी आया है, 1-2 साल हुआ। ये डेवलपमेंट इंडेक्स तो 1990 से आ रहा है, तो ये बहुत इजी था। आप तुरंत ये कर सकते थे। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट इंडियन टू सर्व आईसीजे। तो इसका बीएन राव, और बीएन राव जी के बारे में आप लोग जानते हैं, ये अपने देश का जो संविधान बना था सबसे पहले इन्होंने ही ड्राफ्ट किया था उसे। फिर बी आर अम्बेडकर जी और उनके जो सहयोगी थे उसे मिलकर मॉडिफाई किए थे। तो ये था। ये वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम समझा देंगे। आज तो अभी लंबा क्लास होने वाला है तो कल के क्लास में। एक चीज और आप लोग याद रखिए, कभी भी अगर क्वेश्चन आए करंट अफेयर के ऊपर, तो इस ये सब ना करंट अफेयर का को करने का एक ट्रिक होता है। जैसे अगर 4 ऑप्शन ऐसे दिया हो, तो मैंने देखा नहीं है बट मुझे ये लग रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन में जो प्लेस होता है, 90% केस में जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर बनाता है, वो प्लेस को ही चेंज करता है। तो आप अगर कभी भी एग्जाम में बैठे हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये प्लेस वाला जरूर देखो। पक्का ये गलत होता है 90% केस में। एग्जामिनर के लिए आसान क्या होता है? प्लेस को चेंज करना। और बाकी सब कठिन हो जाता है चेंज करना। और आप जानते हो ह्यूमन नेचर कैसा होता है, आलसी टाइप का होता है। तो एग्जामिनर या कोई भी पेपर बनाता है तो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है, तो प्लेस को आसानी से चेंज कर देता है। तो इसमें ये वाला गलत हो जाएगा। और देखें अगर हम, ये वाला ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को प्रत्याग करने का कार्य सौंपा गया है। तो आपको दिख रहा होगा नेशनल ह्यूमन राइट का इंस्टीट्यूशन, नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, है ना? तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो इसी में क्लू आपको दिया हुआ था। तो ये वाला भी आप चाहते तो आसानी से कर सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा महिलाओं का कहाँ टर्न ओवर रहा है, मतलब कि टर्न वोटर टर्नआउट सबसे ज्यादा कहाँ रहा है? तो मिजोरम में सबसे कम रहा है, सबसे ज्यादा आपका असम में रहा है। तो असम में सबसे ज्यादा रहा है, और असम में एक गांव है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वहां पे। तो इस तरीके से ये वाला भी सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बेकार था। और आते हैं, एक तो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये वाला देखिए, इसको एलिमिनेट कर सकते थे आप, इसमें एलिमिनेशन वाला ट्रिक हल्का सा लग रहा था, कैसे वो एक बार देख लेते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जो बच्चों के शिक्षा का अधिकार है, अधिनियम है, उसका दायित्व किसको सौंपा गया है? तो एनसीईआरटी ये काम थोड़ी करता है। आपको पता है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च, एनसीईआरटी तो बुक होती है, ये कुरिकुलम होता है, तो ये काम तो नहीं करेगा, तो ये आप एलिमिनेट कर दो। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काम होता है पॉलिसी बनाना। ये छोटा मोटा काम करेगा तो पूरे देश में कैसे मैनेज कर पाएगा? तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इसे, जो काम होता है ना, डिवाइड कर देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब आपको कंफ्यूजन होगा, पहला और तीसरे में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप 50-50 पे आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप 50-50 में कोई भी एक आप सही कर लेना। और देखिए, बस इतना ही था। तो ठीक है, पेपर हालांकि
ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप आगे की परीक्षा में इसको आप ध्यान दें। ये वाला क्वेश्चन देखिए मैंने आपको बताया फिर भी एक बार मैं रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। जब आपको पता है मैंने आपको बताया था लोकसभा और राज्यसभा के सीट के बारे में। तो राज्यसभा में क्या होता है? अधिकतम सीट होता है आपका राज्यसभा में आपको पता है मैक्सिमम सीट क्या होता है? 250। लोकसभा में क्या होता है? 550। ऐसे ही राज्यों में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, वहाँ पे अधिकतम सीट होता है 600। याद रखना है, राज्यों में अधिकतम सीट जो होता है राज्यों में अधिकतम सीट जो होता है 500 होता है। ये संविधान में लिखा हुआ है और मिनिमम सीट कितना होता है? मिनिमम सीट होता है 60। मिनिमम क्या होता है? 60 होता है। अब आपको पता है राज्य में अधिकतम 500 सीट हो सकता है, विधानसभा में 500 सीट हो सकता है। आप लोग कमेंट में बताइए सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? राज्यों में सबसे ज़्यादा सीट विधानसभा का किस राज्य का है? हाँ, मिनिमम 60 होता है। बट आपको एक चीज़ याद रखना है संविधान में एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन में 2 राज्य का नाम है। बहुत सही यूपी का सबसे ज़्यादा। एक्सेप्शन में 2 राज्य हैं और उन दोनों राज्य को आप जानते हो कौन है? सिक्किम सिक्किम और गोवा। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो? मुझे ये कैसे याद है, आप एक गाना बहुत अच्छा है, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। तो इस तरीके से दोनों याद रख लो। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि संविधान में 2 ही राज्य है सिक्किम और गोवा जो एक्सेप्शन है और सबसे कम सीट किसके पास है? सिक्किम के पास है। जैसे आपने देखा यूपी में सबसे ज़्यादा सीट है, ऐसे सबसे कम सीट है सिक्किम के पास और सिर्फ 32 सीट है। तो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया जो लगता है कि 30 से कम नहीं होगा। तो ये आप कभी नहीं भूलोगे, सिक्किम और गोवा आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये वाला एक बार आप क्वेश्चन देख लो और आप ये देखो क्वेश्चन आप कर लोगे अब। कहाँ गया? ये देखिए, अब आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा एक सिक्किम ये दिख रहा है और दूसरे नंबर पे आपको गोवा दिख रहा होगा। तो आपका कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका ए और सी सही हो जाएगा। दिखा आपको? तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने ये नोट्स में ऐड कर दिया है, आप देखोगे। आर्टिकल नंबर 170 में लिखा हुआ है कि लोक लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 होने चाहिए। बट एक्सेप्शन है, जो छोटे राज्य हैं वहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे सिक्किम और गोवा। यहाँ पे आर्टिकल 371 एफ स्पेशल स्टेटस, 371 आई स्पेशल स्टेटस इनको दिया गया है कि भाई ये 30 से कम ये हो सकता है। चलिए अब आते हैं आज के क्लास के ऊपर। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बहुत मजा आएगा। ज्योग्राफी क्यों? क्योंकि आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा नई चीज। तो ज्योग्राफी की शुरुआत हम कैसे करेंगे? आप जानते हैं, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है मैं। तो तो इसमें होता क्या है, आपको जैसे मैंने हिस्ट्री बताया, पॉलिटी बताया, मेरा एक आदत है मैं कोई भी चीज़ सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ। तो सेम ज्योग्राफी में भी मैं आपको सीक्वेंस में ही कराऊँगा। तो सबसे पहले ज्योग्राफी की हम बात करेंगे, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले क्या है? यूनिवर्स। तो हमारा देश हमारा जो पहले तो हम यूनिवर्स कैसे बना था ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर यूनिवर्स बन गया, फिर हमारा अर्थ कैसे बना, प्लैनेट कैसे बना, स्टार कैसे बना, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और बहुत स्पीड में देखेंगे, आपको समझ में आएगा तो टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, प्लैनेट कैसे बना। तो आपको पता है किसी ने ये सब बनते हुए तो देखा नहीं, है ना? तो सभी लोग क्या देंगे? एक हाइपोथेसिस देंगे कि भाई मुझे लगता है ऐसे बना होगा, कोई फिक्स नहीं है, सब अपना-अपना हाइपोथेसिस दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, नेबुलर हाइपोथेसिस आया, बाइनरी थ्योरी है, कांट ने गैसियस थ्योरी दिया था। तो ये लोग अपना-अपना थीसिस दिए। इसको ज़्यादा जानना भी नहीं है, ये एग्ज़ाम में उतना आएगा भी नहीं, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट करो। कनेक्ट करोगे तभी आपको याद होगा। तो आप देखेंगे हमारे अर्थ में सन के चारों तरफ हाइड्रोजन, हीलियम गैस जो होते हैं ना, ऐसे एक यंग स्टेज में घूम रहे होते हैं। फिर धीरे-धीरे क्या होते हैं वो कंडेंस होते हैं और कंडेंस होते-होते आप देखोगे कि किस तरीके से वो प्लैनेट बना लेते हैं। तो इस तरीके से सारी प्लैनेट जो होती हैं वो बनती हैं।
है ना? बहुत सारे थ्योरी हैं, सभी अपना-अपना थ्योरी देते हैं, जैसे कि बाइनरी थ्योरी क्या बोलता है कि वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये अर्थ का प्लैनेट थ्योरी है। फिर आते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है बिग बैंग थ्योरी, बहुत पूछता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसे बना था इसके लिए एक बिग बैंग थ्योरी दिया गया था। इस थ्योरी का एक और नाम है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहते हैं, ये भी एक हाइपोथेसिस है। इसमें होता क्या है? एडविन हबल ने दिया था। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँगा तब आपको समझ में आएगा। कैसे? इसमें होता क्या है कि सपोज़ करो एक मैंने आपको छोटा-सा बलून दिया और बलून पे मैंने 2 पॉइंट मार्क किया, ओके? फिर आपने इस बलून में हवा भरा और जब आपने हवा भरा तो ये बलून के 2 पॉइंट जो थे वो साइज़ में भी इंक्रीज़ हो गए और उनके बीच का जो स्पेस है वो भी इंक्रीज़ हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों गैलेक्सी है तो आपने देखा कि गैलेक्सी जो है वो क्या हो रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। गैलेक्सी जो है डे बाय डे एक्सपैंड कर रहा है। आज के समय में भी गैलेक्सी हमारा एक्सपैंड कर रहा है। तो आपने क्या देखा कि गैलेक्सी के बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो यही है यूनिवर्स। फिर लेकिन इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता। इस थ्योरी ने ये तो बता दिया कि भाई गैलेक्सी के बीच में स्पेस इंक्रीज हो रहा है, बट ये नहीं बताया कि वो गैलेक्सी खुद इंक्रीज हो रहा है। ये गैलेक्सी देखो पहले इतना छोटा था, अब इतना साइज़ हो गया, तो गैलेक्सी खुद इंक्रीज हो रहा है, वो नहीं बताया, है ना? तो ये है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। कैसे हुआ था? तो इसमें ये बोला जाता है कि इनिशियली क्या था, एक हमारा जो ये था ना यूनिवर्स था, एक टाइनी बॉल था, टाइनी बॉल की तरीके से था। फिर क्या होता है इसमें एक्सप्लोजन होता है क्योंकि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी बहुत हाई था और फिर इसमें जो क्या होता है एक्सप्लोड होता है और एक्सप्लोड होता है तब जाके ये आज भी वो एक्सपैंड करता जा रहा है। टेम्परेचर उसमें बहुत हाई था। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है आपको, ये बिग बैंग थ्योरी आपको याद रखना है। फिर आपको पता है गैलेक्सी के अंदर ढेर सारे स्टार होते हैं। अब स्टार क्या होता है? गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार होते हैं, तो स्टार कैसे बना? तो हाइड्रोजन जो गैस होता है, वो एक्यूमुलेट होता है और एक क्लाउड बनाता है। उस क्लाउड को क्या बोलते हैं? नेबुला। अब ये देखिए टर्मिनोलॉजी आपको आ रहा है ना, तो ऑप्शन आप कैसे एलिमिनेट करोगे? तो नेबुला क्या होता है? जब हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट होके क्लाउड बनाते हैं, फिर उसे नेबुला कहते हैं। फिर क्या होता है वो क्लाउड जो होता है ना, जगह-जगह पे ऐसे लम्प्स ऑफ गैसेस बना लेता है। लम्प्स ऑफ गैसेस बना लेता है और अलग-अलग जगह पे और आगे चल के वो और डेंस होता है। डेंस मतलब कि और पास-पास आते हैं और फाइनली वो जाके क्या बनता है? स्टार बन जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अंत में वो स्टार जाके बन गया। तो इस तरीके से आपने देखा स्टार बना। एक क्वेश्चन पूछता है कि मैंने साइड में लिखा हुआ है लाइट ईयर। आप लोग बताइए लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर के बारे में बताइए आप लोग। अब आते हैं हम अपने यूनिवर्स या अपने सोलर सिस्टम पे। तो हमने सबसे पहले देखा कि यूनिवर्स कैसे बना, स्टार कैसे बना, अर्थ कैसे बना, यानी प्लैनेट सारे कैसे बने। अब हम आते हैं अपना सोलर सिस्टम। अब हम एकदम सही मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइट ईयर है, इससे तो टाइम नापेंगे, लेकिन टाइम नहीं नापते हैं, डिस्टेंस नापते हैं इससे। चलिए, अब आपको ये बताना है कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या-क्या पाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार होता है, जिसे सूरज कहते हैं, एक प्लैनेट होता है, आपको पता ही होगा। हमारे सोलर सिस्टम में मून होता है ना? और क्या होते हैं? एस्टेरॉयड होते हैं। अभी सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, सारा चीज़ समझ में आने वाला है ना? तो इस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में ये ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जैसा कि देख रहे होते हैं, सन बीच में होता है, सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट जानते हैं आप लोग? ऑर्बिट एक तरीके से पाथ होता है और ये पाथ कैसा होता है? फिक्स होता है। कैसा होता है? फिक्स। जैसे सपोज करिए सन है, तो सन के चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट होते हैं और इसी ऑर्बिट में गैलेक्सी जो होती है वो मूव करती है ना? तो आपको दिख रहा होगा हमारा सन है और सन के सबसे करीब में जो प्लेनेट है वो क्या है? मरकरी है। सन के सबसे पास में जो प्लेनेट है वो है मरकरी। इसके बाद क्या है? वीनस, फिर अर्थ,
फिर मार्स। ओके ओके, एकदम सही बताया सब लक्ष्मी जी ने। फिर क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब क्वेश्चन ये पूछता है सन के सबसे करीब कौन है, तो सबसे नियरेस्ट है आपका मर्क्यूरी। देखते जाइए ध्यान से। सबसे दूर कौन है, तो फारदेस्ट कौन है, तो ये आपका नेपच्यून है। इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। और भी कई सारे ट्रिक है, तो आप ट्रिक क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नमकीन। तो माई से मरकरी, वेरी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। तो ये सीक्वेंस आपको याद हो तो अच्छा है, पूछ लेता है एग्जाम में। आगे चलते हैं। अब जब हम अर्थ को देखते हैं ना, तो अर्थ के पास में जो 4 प्लैनेट होते हैं, ये वाले, इसे इनर प्लैनेट कहते हैं। क्या प्लैनेट कहते हैं, इनर प्लैनेट। और ये वाले जो 4 प्लैनेट होते हैं, इसे आउटर प्लैनेट कहते हैं। समझ आया आपको? क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सन के पास होता है, और बीच में ये जो लाइन होता है, ये स्टोन होते हैं, छोटे-छोटे पार्टिकल, ये सन के चारों तरफ घूमते हैं, और इसी को कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट। अभी एक बार और बताऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब डिफरेंस हल्का सा देखेंगे हम। जो एलियन इनर प्लैनेट होता है ना, ये सॉलिड होता है। जो आउटर प्लैनेट होता है, ये गैस फॉर्म में होता है। आप देखिए इनमें ये क्या है ना, ये गैस का रिंग बना हुआ है, जो आउटर प्लैनेट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन के पास होते हैं, और सन के जो सोलर जो रेडिएशन होता है ना, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अच्छा, प्लैनेट का हिंदी में नाम, अ, अर्थ का मुझे पृथ्वी याद आ रहा है। मार्स का मंगल, मार्स मंगल हो जाएगा। एक बार सभी लोग हेल्प करिए, एक बार देख लेते हैं। मार्स आपका मंगल हो जाएगा, अर्थ आपका पृथ्वी हो जाएगा। वीनस आई थिंक वरुण, वीनस वरुण होगा ना, बताइए आप लोग। सैटर्न को शनि बोलते हैं, जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं, वीनस को शुक्र, हाँ, वीनस को शुक्र, और मरकरी को क्या बोलते हैं, मरकरी को बताइए। बुध, मरकरी को बुध बोलते हैं। चलिए, और सबसे लास्ट में नेपच्यून को आई थिंक नेपच्यून ही बोलते हैं। यूरेनस को यूरेनस ही बोलते हैं, जहां तक हमको लग रहा है। ओके ओके, राजकुमार जी ने सारे नाम दे दिए, बहुत अच्छा। घर पर रहते रहते पृथ्वी, हाँ। चलिए, अब आपको ये नाम आपको दिख रहा होगा, तो ये आप जैसे भी हो आपको याद कर लेना है। तो इनर प्लैनेट जो होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड क्यों होता है, आप जानते हैं सन के करीब है। आप देखो सन से कितना ज्वाला निकल रहा है ना? तो इस वजह से ये जो होते हैं रॉक होते हैं, रॉक और मेटल होते हैं, और ये क्या होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। इसे एक और नाम कहते हैं, इसे और क्या बोलते हैं, गैस प्लैनेट भी कहते हैं। इसे सॉलिड प्लैनेट कहते हैं। ओके, तो और इसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। मैं आपको इन्वायरमेंट में भी बताऊंगा टेरेस्ट्रियल क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी है। तो ये हमने देखा इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। ये सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि सोलर जो विंड होती है ना, सोलर विंड की वजह से ये सॉलिड होते हैं। और आप खुद ही सोचो, ये जो प्लैनेट आपको दिख रहे हैं, ये जो दूर वाले प्लैनेट है, ये जो प्लैनेट आपको दिख रहे हैं, ये सन से दूर हैं, तो इनका जो प्रभाव है इस पे कम होता है। इनका प्रभाव इस पे कम होता है, और ये जो पास में है, इस पे सन का जो वेव, सन का जो क्या कहते हैं, विंड होता है, सोलर विंड होता है, इस पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस वजह से ये सॉलिड होते हैं। तो समझ आया आपको? तो हमने देखा, ये प्लेनेट देखा। अब आपसे मैं एक चीज पूछूंगा, आप बताइए स्टार यानी कि तारा और प्लेनेट में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताइए आप लोग। स्टार और प्लेनेट में डिफरेंस बताइए। स्टार जो होता है, इसके पास अपनी खुद की लाइट होती है, और प्लेनेट के पास खुद की लाइट नहीं होती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।
तो ये हमेशा याद रखना, स्टार जो होता है खुद से चमकता है और प्लेनेट जो होता है स्टार की लाइट की वजह से चमकता है। तो ये एमसीक्यू में डालता है और पूछ लेता है। अब देखिए ये किसको पता है, ड्वार्फ प्लेनेट। प्लेनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, एकदम सही, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब अर्थ के बारे में देखेंगे। अब बताइए जो प्लेनेट होता है वो ड्वार्फ भी होता है, जैसे प्लूटो। प्लूटो को पहले पहले हमारे 9 प्लेनेट थे, अब आपके 8 है। इसे बाहर कब किया गया था आपको याद है? 2006 में इसको बाहर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये जो रूल था उसे फॉलो नहीं कर रहा था। और भी ऑप्शन में दे देता है और कौन से होते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, तो मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। इरी, सीरेस, ये सब क्या है आपके ड्वार्फ प्लैनेट। मैके और सिर्फ 4 ही है, तो अगर याद है तो अच्छा है। हौमिया, तो ये 4 प्लैनेट आप याद कर सकते हो। ये क्या है? ये ड्वार्फ प्लैनेट है, बहुत पूछता है। अब आते हैं मून के ऊपर। तो मून के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, ये इकलौता इकलौता मून है, नेचुरल मून है। किसका? अर्थ का। ये क्या है? इकलौता अर्थ का नेचुरल मून है। अब आपको पता है, आपको एक चीज और पता है, थोड़ा सा मून के बारे में हम देखेंगे। मून करता क्या है, जैसे हमारा ये अर्थ है ना, तो अर्थ के चारों ओर जो होता है ये मून जो होता है चक्कर लगाता है। ओके, ये ओनली सैटेलाइट है। सैटेलाइट 2 तरीके के होते हैं, आप जानते ही हैं। एक आर्टिफिशियल होता है, एक नेचुरल होता है। तो मून जो होता है ये नेचुरल सैटेलाइट है। ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है। देखते हैं किसको ये बात पता है। मून जो होता है, आप सबको पता है कि ये जो सन होता है, सन का एक राउंड जो अर्थ लगाता है, ये कितने दिन में लगाता है? 365 1/4 डेज में लगाता है। मून कितने दिनों में लगाता है? मून अर्थ का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? बताइए आप लोग। मून जो होता है अर्थ का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? उसे कहते हैं रिवोल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। ओके, नहीं नहीं 14 नहीं, गलत बता रहे आप लोग, रट लीजिए 27 डेज। आज मैं एक चीज और आपको बताऊंगा। जैसे अर्थ ने इतने दिनों में सन का चक्कर लगाया, वैसे मून ने अर्थ का 27 डेज में चक्कर लगाया। एक चीज और बताइए, अर्थ का रोटेशन क्या है? रोटेशन मतलब ये होता है कि वो सूरज एक दिन में अपने धुरी पे वो एक चक्कर मार देता है। अपने एक्सिस पे अर्थ कितने घंटे में एक राउंड मार देता है? बताइए आप लोग। जो अर्थ होता है ना, 24 आवर्स का रोटेशन होता है। एकदम सोनम जी ने 24 आवर बताया। अब लेकिन अगर मैं पूछूं रोटेशन, मून जो होता है, मून जो होता है अपने एक्सिस पे कितने घंटे में एक राउंड पूरा कर देता है? बताइए आप लोग, मून का बताइए। मून का 27 डेज होता है। मतलब आपको ये समझ आया कि मून का रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों क्या है? सेम है। मून का रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों सेम है, और अर्थ का रिवोल्यूशन इतना है और रोटेशन इतना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जो हमारे मौसम में चेंज होते हैं, मौसम में चेंज किसकी वजह से होता है? रोटेशन की वजह से होता है या रोटेशन की वजह से या रिवोल्यूशन की वजह से? बताइए। जो मौसम में चेंज होता है, एकदम सही बताया शुभलक्ष्मी जी ने। ये जो चेंज हो रहा है ना, मौसम में जो चेंज हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? रिवोल्यूशन की वजह से। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो दिन और रात हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? डे एंड नाइट किसकी वजह से हो रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। डे और रात जो होता है, दिन और रात जो होता है, रोटेशन की वजह से होता है। ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे, मैं एक चीज समझाऊंगा कैसे होता है, आपको कभी नहीं भूलोगे आप। तो आपको ये समझ आ गया, इतना तो आपको समझ आ गया कि ये क्या होता है।
तो मून के बारे में आपको समझ आया, रोटेशन रिवोल्यूशन क्या होता है, दोनों सेम होता है। इसलिए एक चीज बोला जाता है कि चांद का जो पीछे वाला हिस्सा है, साउथ पोल है, हम कभी नहीं देख पाते, कभी नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? इसी वजह से, क्योंकि उसका रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों सेम होता है, इसीलिए हमेशा सामने वाला हिस्सा हमारी धरती पे दिखाई देता है। धरती से सिर्फ सामने वाला हिस्सा दिखता है, इसीलिए हम पीछे वाला साइड नहीं देख पाते हैं, है ना? चलिए, आई होप ये वाला कहानी समझ आया होगा। मैं आपको वो पिक्चर दिखाऊंगा ना, एनिमेटेड, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम पिछला हिस्सा क्यों नहीं देख पाते, वो मैं दिखाऊंगा आपको। अब आते हैं एस्टेरॉयड के ऊपर। एस्टेरॉयड क्या होता है ये आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो था इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट के बीच में जो मार्स होता है, मार्स ये और जुपिटर के बीच में ना स्टोन्स के वो पाए जाते हैं, वो सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं, तो इसी को कहते हैं एस्टेरॉयड। समझ आया? चलिए, तो इसका एक ट्रिक है, कैसे याद करेंगे इसको, मैं एक ट्रिक के थ्रू बता रहा हूँ आपको। इसका एक सिंपल सा ट्रिक ये है, MAJ, मार्स, मरकुरी, जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड पाया जा रहा है। ओके, समझ आया आपको? तो इस एस्टेरॉयड क्या होता है, ये जो होते हैं प्लैनेट के बीच में घूमते, ये टाइनी न्यूमरस बॉडीज होते हैं, है ना? तो ये आप जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, छोटे-छोटे पत्थर आपको दिख रहे होंगे, ये आपका एस्टेरॉयड है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो ये क्या है? एस्टेरॉयड है। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि एस्टेरॉयड किस प्लैनेट के बीच में पाया जाता है? एस्टेरॉयड बेल्ट। तो आपको पता है एस्टेरॉयड बेल्ट जो है मरकुरी एंड जुपिटर के बीच में आ जाता है। कहते नहीं बर्तन माज, तो MAJ, आप जैसे भी आपको याद करना हो आप याद कर सकते हैं। एस्टेरॉयड कोई उपग्रह नहीं है। आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, ये क्या है? ये आप देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? 2 प्लैनेट के बीच में आपको क्या, मैं इसका डेफिनिशन आपको लिख दे रहा हूँ छोटा-सा, ताकि आप इसको समझ सकें। एस्टेरॉयड क्या होता है? न्यूमरस टाइनी बॉडीज, न्यूमरस टाइनी बॉडीज मूव अराउंड द सन लाइक प्लैनेट, इनकी तरीके से। तो समझ आया आपको? ये देखो, आप ध्यान से देखो, ये स्मॉल टाइनी बॉडीज हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो इसी को कहते हैं एस्टेरॉयड, क्षुद्र ग्रह। ओके, हिंदी वाला भी आपको अगर टर्म याद आए तो आप लोग बताते चलिए। ओके, तो एस्टेरॉयड आपको समझ आ गया। मेन चीज आपको याद करना है कहाँ पाया जाता है, तो मरकरी, मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, मार्स और जुपिटर के बीच में। चलिए आगे चलते हैं। मीटियोराइड क्या होता है और मीटियोर क्या होता है, मीटियोराइड क्या होता है? तो इसको एक मैं एक टर्म बोलूंगा, टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारा आपने देखा है ना, उसी को कहते हैं मीटियोर। कैसे? ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली स्पेस से क्या होता है, कोई पत्थर जो होता है ना, वो जब नीचे गिर रहा होता है, तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है और विंड में जो हवा होती है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। हवा जो होती है अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, तो आप देखेंगे वो पत्थर जो होता है पीछे की ओर आग फेंकता है, टेल कहते हैं, टेल उसका पूंछ है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज जब ऊपर से स्पीड में गिरता है तो उसमें आग पकड़ लेता है और पीछे की ओर आग वो फेंकता है, तो उसी को कहते हैं, लोगों को लगता है कोई टूटता हुआ तारा है, वो स्पेस से जो पत्थर होता है वो टूट के हमारे एटमॉस्फेयर में आ रहा होता है। तो इसके लिए 3 टर्म है। स्पेस में जब वो होता है तो उसे कहते हैं मीटियोरॉइड। ओके, समझिए से, जब वो स्पेस में होता है तो उसे कहते हैं मीटियोराइड। जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो उसे कहते हैं मीटियोर। और जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हमारी धरती पे आके गिर जाता है वो, तो उसे कहते हैं मीटियोराइट। समझ आया आपको? तो मैंने कैसे याद किया, मीटियोराइट आके टकरा गया, टी से टकरा गया, तो समझ आया आपको?
तो इस तरीके से मीटेओराइट आपको समझ आ गया होगा। ये भी क्या होता है आपको पता ही है, स्मॉल पीस ऑफ रॉक होता है और ये भी सन के चारों तरफ घूमता है, बट ये हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो इसे मीटेओराइट कहते हैं। बोलिए, इतना समझ आया आपको? अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, हम इस धरती पे रहते हैं और मैंने एक चीज़ देखा है कि लोग अपने ऊपर बहुत घमंड करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं उल्कापिंड, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, उल्कापिंड मैं लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको नोट्स आपका हमेशा के लिए काम आए। चलिए, लोग बहुत वो करते हैं कि मैं ये हूँ, मैंने वो हूँ, लेकिन किसी की कोई हैसियत नहीं है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, है ना? मिल्की वे गैलेक्सी एक बहुत ढेर सारे गैलेक्सी हैं, उसमें से एक गैलेक्सी है, यूनिवर्स बहुत ढेर सारे हैं, उस यूनिवर्स में एक गैलेक्सी है, जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। उस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, जिसमें से एक सोलर सिस्टम है जिसमें सन है। उस सोलर सिस्टम में ढेर सारे प्लैनेट हैं। उस ढेर सारे प्लैनेट में से एक प्लैनेट है अर्थ। इस ढेर सारे अर्थ के प्लैनेट में से एक प्लैनेट अर्थ है जिसमें 7 कंटिनेंट है। 7 कंटिनेंट में से ढेर सारे कंट्री हैं 194 उसमें से एक देश है भारत। ढेर सारे भारत भारत में ढेर ढेर सारे राज्य हैं, उसमें से एक राज्य है यूपी। यूपी में ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट कोई भी आप अपना ले लो। उसमें से एक गाँव है, यहाँ पे आप रहते हो। तो आप एक छोटे से एक वो हो। तो एक देखा है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है इस यूनिवर्स में अगर हम देखें तो। तो चलिए ये आपको मैंने एक समझाने के लिए ही बताया, किस तरीके से आपने देखा कैसे क्या हो रहा है। फिर हम आते हैं अर्थ के ऊपर। तो अर्थ कैसे बना ये हम देखेंगे अब जो आप लोग बता रहे थे ना इसको देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब शुरू होने जा रहा है। अब इवोल्यूशन ऑफ अर्थ देखेंगे हम। जब हमारी अर्थ बननी शुरू हुई थी, तो अर्थ का कंडीशन बहुत खराब था। उस समय की कंडीशन ऐसी थी कि कोई जानवर नहीं था, एकदम बैरन था। बैरन जानते हैं आप लोग ना? रॉकी था और ऑब्जेक्ट जो थे बहुत ही हॉट थे। एकदम जो एनवायरनमेंट था वो कंड्यूसिव नहीं था, है ना? बहुत खराब कंडीशन था। कोई ऑर्गेनिज़्म इस पे रह ही नहीं सकता था। तो फिर क्या होता है धीरे-धीरे जब हमारा अर्थ बनना शुरू होता है, इसमें ढेर सारे फेजेस होते हैं। मतलब हमारा अर्थ कई फेज में बनता है। तो वो हम आपको बताएँगे कैसे हमारा एटमॉस्फेयर बना था। इसको ध्यान से समझिए आप लोग। तो हमारा जो इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर हुआ था, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे हुआ था वो हम देखेंगे। हमारा इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो हुआ था 3 स्टेज में हुआ था। पहला प्राइमरी एटमॉस्फेयर क्या है? तो आपको मैं बता दूँ, जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर था, उसमें हमारे धरती पे ऑक्सीजन था ही नहीं, है ना? घमंड कम हो गया। हमारे धरती पे ऑक्सीजन था ही नहीं। हमारे देश में धरती पे शुरू में ऑक्सीजन था ही नहीं। तो कैसे था हमारा धरती जो था उसमें CO2 था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन भी नहीं था। जो आज आप देखेंगे देखेंगे बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम था। ऑक्सीजन भी ना के बराबर था, बहुत कम था। तो उस समय एक प्रोसेस होता है उसे कहते हैं डीगैसिंग। डीगैसिंग क्या होता है कि जितने जो गैसेस थे ना वो आउटपोर हो जाते हैं। आउटपोर मतलब क्या होता है वो सोलर विंड की वजह से वो सब बाहर निकलने लगते हैं। फिर आता है सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है कंडेंसेशन होता है एंड प्रेसिपिटेशन होता है। कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। कंडेंसेशन क्या होता है अब इस समय बारिश होना शुरू हो गया और जब बारिश होना शुरू हो जाएगा तो क्या होता है जो धरती पे आपको पता है धरती पे ढेर सारे गड्ढे थे तो जो गड्ढे थे उसमें क्या हुआ पानी भरना शुरू हो गया और जब गड्ढों में पानी भरना शुरू हुआ तो हमारा क्या बन के तैयार हो गया ओशियन। तो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या हुआ ओशियन बनना शुरुआत हुआ। अब आपने पूछा कि जो रेन हो रहा था वो क्यों हो रहा था क्यों हो रहा था है ना। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा था। एटमॉस्फेयर कैसे चेंज हो रहा था? आप अर्थ जो था ना शुरुआत में क्या होता है जब आउटपोरिंग हो रहा था मतलब कि जो सोलर विंड था उससे जो गैसेस थे बाहर निकल रहे थे तो जो गैस हो रहा था ना वो शिफ्ट हो रहा था। गैस कैसे शिफ्ट हो रहा था जो हेवी थे हेवी मेटल थे जैसे आयरन हो गया
वो अंदर की ओर आने लगे और जो हल्के थे, यानी कि हल्का को क्या, जो हल्के थे, वो बाहर की ओर जाने लगे। तो हमारा जब अर्थ बना तो जो हल्के गैस थे ना, वो नीचे जाने लगे, सॉरी, हल्के गैस बाहर का एनवायरनमेंट बना लेते हैं और भारी वाले हमारे अर्थ के कोर में चले जाते हैं, मतलब अर्थ में नीचे चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा अर्थ बनता है, वो लेयर बन जाता है, अर्थ में कई सारे लेयर बन जाते हैं। बारिश कैसे हुआ था? तो ये भी हम देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे धीरे-धीरे अर्थ जो होता है चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? हाँ, तो ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है ना, तो इसी के बाद बारिश होना शुरू होता है, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर होता है ना, इसकी वजह से बारिश होने लगता है। और इस तरीके से फिर हमने जब दूसरा फेज़ देखा, अब आते हैं तीसरा वाला देखते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी देखते हैं। इसमें क्या होता है, इस एटमॉस्फेयर में पहला ऑर्गेनिज़्म बनता है, फर्स्ट ऑर्गेनिज़्म बनता है। उसका नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बन जाता है। कैसे बनता है? अब फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो गया था। फोटोसिंथेसिस हो रहा था और आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? अपने एटमॉस्फेयर में पहले तो ऑक्सीजन था नहीं, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो गया, तब टर्शरी फेज में अपनी धरती पे ऑक्सीजन आया। समझ आया आपको? नाइट्रोजन आया और आर्गन आया, है ना? और ये क्या है? आज भी ये परमानेंट गैस बने हुए हैं। ओके, आप सबको पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है और चौथे नंबर पे आपका CO2 है। तो टर्शरी फेज में फोटोसिंथेसिस होता है, ये सारे गैसेस बनते हैं, परमानेंट गैस बन जाते हैं। चलिए, हल्का-सा और इसको समझते हैं एक बार और, कैसे क्या हुआ था। तो शुरू में जो हमारा जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही कच्चा था। नहीं, ये तो मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। अभी ये समझिए आप, अभी तो मेन कहानी अभी शुरू होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हो रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक देखा। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर आपका बन के तैयार हुआ। जब एटमॉस्फेयर बना तो ओशियन बना और जैसे ही ओशियन ये सब अर्थ बनने लगा तो यहीं से ओरिजिन ऑफ लाइफ शुरू होता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ शुरू हो गया और ओरिजिन ऑफ लाइफ मैंने बताया सबसे पहले यूनिसेलुलर यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया ये सारे बनते हैं और धीरे-धीरे और इनका इवोल्यूशन होता है, तब ढेर सारे एनिमल बनते हैं। अब धरती पे लाइफ आया तो यूनिसेलुलर, आप कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए। देखते हैं आप लोग को कितना याद आ रहा है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए आप लोग। अमीबा और पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना? तो ये सारे जो थे ये बनना शुरू हो गए। फिर यूनिसेलुलर के बाद आते हैं मल्टी सेलुलर बनते हैं। ये कैसे? तो और जैसे धरती पे जब लाइफ आया तो एक सेल वाला आया, फिर मल्टी सेल वाले आते हैं। तो कैसे इवोल्यूशन होता है, फिर पोरीफेरा आते हैं, फिर सिलेंट्रेटा आते हैं और सबसे लास्ट में जो आता है वो है कॉर्डेटा। और हम इंसान जो है ना, ह्यूमन बीइंग, हम इसी के अंदर आते हैं। हम किसमें आते हैं? हम कॉर्डेटा में आते हैं। ओके, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं क्योंकि हमारे अंदर ढेर सारे सेल हैं। ओके, तो आपने यहाँ तक देखा कैसे क्या हो रहा है। अब जब हमारी धरती बनी तो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारी अर्थी धरती मैंने आपको बताया कि लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो लेयर स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर जो होता है उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं सबसे ऊपर वाले को? लिथोस्फीयर बोलते हैं। सबसे ऊपर वाले को लिथोस्फीयर बोलते हैं। उसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं और सबसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। तो ये लेयर स्ट्रक्चर है, आपको याद होना चाहिए। सबसे ऊपर लिथोस्फीयर, फिर मेंटल और कोर। और कोर में जो सबसे नीचे वाला है वो सॉलिड होता है और यहाँ पे निक पाया जाता है। निक मतलब ये सबसे भारी वाले एकदम अर्थ के बीचों बीच में आ गए, तो इसे क्या बोलते हैं? निकल, निकिल और आयरन। तो समझ आया आपको? तो ये है।
अर्थ के लेयर, सियाल, सीमा, निफ। ओके, अब हमारी धरती बन के तैयार हो गई। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की कहानी। धरती बन के तैयार हो गई। अब धरती का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशियन का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है अल्फ्रेड वेजनर। इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। और इन्होंने क्या किया था, इस धरती, इन्होंने बोला कि जो धरती थी ना पहले, ये सब एक में था। जैसे आज आज आप देखते हो तो आज आपको लगता है कि धरती ऐसे है, ये अलग अलग आपको दिख रहा है, पर उस समय ये सब एक में था। और इसको क्या बोलते थे, सुपर कंटिनेंट, यानी कि पैंजिया। फिर क्या होता है, हमारी जो धरती होती है वो मूव करती है, अभी भी वो लगातार मूव कर रही है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और वो क्या किसमें डिवाइड होता है, लॉरेंजिया, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। और देखिए, ये तो आपको धरती दिख रहा है, और जो चारों तरफ इसके पानी है उसे कहते हैं सुपर ओशियन। तो आप देख रहे होंगे पैंजिया को कहते हैं सुपर कंटिनेंट, और पैंथालासा जो ओशियन है उसे कहते हैं पैंथालासा। आपके एमसीक्यू में पूछ लेगा पैंजिया क्या है, पैंथालासा क्या है, तो पैंथालासा क्या है, ओशियन है, पैंजिया क्या है, कंटिनेंट है। अब पैंजिया जो था, चूंकि आपको पता है लगातार मोशन हो रहा है, तो ये फिर 2 पार्ट में टूट जाता है। और 2 पार्ट में जो टूटता है उसका नाम क्या है, लॉरेंसिया, यानी जो नॉर्थ वाले है, जो एक नॉर्थ की ओर भाग रहा है उसे कहते हैं लॉरेंसिया, और एक साउथ की ओर भाग रहा है उसे कहते हैं गोंडवाना। और ये भी, अब गोंडवाना भी ब्रेक हो रहा है और लॉरेंसिया भी ब्रेक हो रहा है। और ओके, एकदम सही बताया। और इनके बीच में जो सी होता है उसे कहते हैं तिथाइस सी। तो ये सी भी आपने देख लिया। तो आप देखिए कैसे पहले एक में थे, धीरे-धीरे आप देखो ये टूट रहे हैं ना, और फैलते जा रहे हैं, इनके बीच की दूरी फैलती जा रही है, धीरे-धीरे। और देखिए इसमें कितना समय लग रहा है, 250 मिलियन ईयर अगो, फिर 200 मिलियन ईयर अगो इतना टूट पाया सिर्फ, 145 मिलियन ईयर अगो में इतना ही टूट पाया, 65 मिलियन अगो में एक शेप जो अभी है वो हो पाया। और अभी की सिचुएशन आप देख सकते हैं, अभी हमारा अर्थ ऐसे है। तो फाइनली जो पैंजिया था वो 7 कंटिनेंट में टूट गया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग बताइए कितने कंटिनेंट हैं, 7 कंटिनेंट। हाँ, एकदम सही है, 7 प्लेट ऐसे ही बने हैं, और इन प्लेट से ही माउंटेन बना। अभी वो सब चीज़ हम बताएँगे, माउंटेन कैसे बना, प्लेट्यू कैसे बना, तो ऐसे ही सब बने। और ये प्लेट जो होता है मूव करता है ना? टेक्टोनिक प्लेट, इसी से अर्थक्वेक आता है। माइनर प्लेट, मेजर प्लेट, ये 2 तरीके की होते हैं। अब अल्फ्रेड वेजनर ने तो देखा नहीं था। अल्फ्रेड वेजनर है, अच्छा आप बताइए, ये ऊपर बैठ के देख रहे थे क्या कि धरती ऐसे खिसक रही है, ये धरती उधर खिसक रही है? भाई देखे तो थे नहीं, ये तो सब अपना हाइपोथेसिस दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या थ्योरी दिया था, इन्होंने एविडेंस दिया। एविडेंस क्या दिया? इन्होंने एविडेंस ये बोला कि ये वाला जो एरिया है, और ये वाला जो यहाँ पे माउंटेन है, एटलस माउंटेन है, और यहाँ पे जो है, इन दोनों में जो ग्लेशियर डिपॉजिट पाए जाते हैं वो क्या है, सेम है ना? देखिए आपको लग रहा होगा था कि ये सच में यहाँ से अलग हुआ, देखिए शेप आपको लग रहा है ना, आप ध्यान से देखें तो लग रहा है, सच में लग रहा है कि यहाँ यहाँ से अलग है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो दोनों जगह में जो यहाँ पाया जा रहा है, इन्होंने ये बोला जो अफ्रीका में पाया जा रहा है और जो नॉर्थ साउथ अमेरिका में पाया जा रहा है, वो दोनों जगह सेम पाया जा रहा है। चलिए ये भी बात सही था। डिपॉजिट सेम पाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, जो फॉसिल यहाँ पाया जा रहा है वही फॉसिल यहाँ भी पाया जा रहा है। तो ये भी लग रहा है आपको। तो इन्होंने ये थ्योरी दिया, पर उतना जानते हैं आप लोग साइंटिस्ट है, सब हमेशा ये सही थोड़ी हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कमी रहेगा ही। तो आपने देखा ऐसे कंटिनेंट बन के तैयार हुआ। बोलिए, कुछ समझ आया यहाँ तक, आपको पूरी कहानी समझ आई?
हमने सबसे पहले देखा अर्थ, यूनिवर्स कैसे बना, स्टार कैसे बना, फिर अपना सोलर सिस्टम देखा, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट देखा, डिस्टेंस फ्रॉम सी देखा, फिर हमने देखा स्टार और प्लैनेट में डिफरेंस क्या होता है, फिर हमने ड्वार्फ प्लैनेट देखा, फिर हमने मून के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखा क्योंकि इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों सेम होता है। चलिए, फिर हमने देखा एस्टेरॉइड देखा, ये किसके बीच में पाया जाता है? ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। फिर हमने उल्का पिंड देखा और फिर हमने देखा कि कैसे ये यूनिवर्स, फिर गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, अर्थ, कंटिनेंट, फिर कंट्री, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से हमने देखा। फिर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ देखा, ओशियन कैसे बने, सारी चीजें देखा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, टाइम पीरियड हल्का सा पूछ लेता है। आपको पता होगा सबसे पहले इयॉन, फिर होता है एरा, फिर होता है पीरियड, फिर होता है सबसे लास्ट में इपोक, है ना? ये टाइम है। और क्वेश्चन कभी-कभी ये पूछ लेता है कि हम लोग किस समय में पाए जाते हैं। तो इस समय जो समय चल रहा है ना, वो होलोसीन इपोक चल रहा है। और हालाँकि इतना नहीं, कई बार पूछ लेता है ना कि मछलियाँ कब पाई जाती हैं, कब पहला एम्फीबियन आया था। वैसे आएगा नहीं तो बस ये इतना ही जानो आप, इयॉन, एरा, पीरियड, इपोक, ये टाइम स्केल है। ये धरती पे जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, तो टाइम स्केल है एक तरीके से, लंबे-लंबे से टाइम होता है। जैसे महीना, ईयर होता है, तो ये कम से होता है, ये ज़्यादा-ज़्यादा होता है। चलिए, अब आते हैं अपने कंटिनेंट के ऊपर। चलिए, आपको पता है 7 कंटिनेंट है। ओशियन कितने हैं ये भी आपको पता है, 5 है। लेकिन इसका ट्रिक एक है, कैसे आप याद करोगे, एक सीक्वेंस में आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक ट्रिक है पैसा, P-A-I, P-A-I-S-A, P-A-I-S-A। तो P मतलब पैसिफिक, सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। A मतलब अंटार्कटिका, I मतलब इंडियन, S मतलब साउथ, और साउथ में क्या है? अंटार्कटिका, और A मतलब आर्कटिक। तो ये सीक्वेंस आप पैसा के थ्रू याद कर लेना। समझ आया आपको? अब एक चीज हम देखेंगे, जो हमारी धरती है ना, 7 कंटिनेंट और ओशियन तो हमने देख लिए। इसके बाद क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमें देखना है। तो ये अर्थ है, इस पे 3 लाइन पाए जाते हैं। आपको दिख रहा होगा सबसे बीचों बीच में जो लाइन है, 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। ये वाला जो लाइन है, ये जो अर्थ पे आपको लाइन दिख रहा है ना, जो लेटा हुआ है, इस लेटे हुए लाइन को क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? जो लाइन लैटिट्यूड। और ये वाला जो लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को बताइए? लॉन्गिट्यूड। तो कैसे याद करोगे आप? लैटिट्यूड क्या होता है? लेटा हुआ है, लेटा हुआ तो लैटिट्यूड है। ये देखिए, लेटा हुआ तो लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लंबा होता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताइए, जो इक्वेटर होता है वो किस लैटिट्यूड पे पाया जाता है? डिग्री बताइए, इक्वेटर किस लैटिट्यूड पे पाया जाता है? 0 डिग्री, बहुत सही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस लैटिट्यूड पे पाया जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस लैटिट्यूड पे पाया जाता है? 23 एंड हाफ। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस लैटिट्यूड पे पाया जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस लैटिट्यूड पे पाया जाता है? 23 एंड हाफ साउथ। समझ आया आपको? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे, इसको समझिए आप लोग। जैसे अगर हम एक अर्थ ऐसे बना दिए, ये हमने बनाया अर्थ, और अर्थ के बीचों बीच में हमने एक लाइन बनाया, ये आपका है 0 डिग्री पे इक्वेटर है। 23 एंड हाफ पे क्या है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 23 एंड हाफ पे क्या है आपका? साउथ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे शायद भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। कैसे? नाम में हिंदी में एक अच्छी बात है, देखिए, मध्य, भू, भू मतलब भूमि, और मध्य मतलब आधा। जो भूमि को आधा कर दे, वो है भूमध्य रेखा। मतलब कि ये धरती को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। एक आपका है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक आपका है सदर्न हेमिस्फीयर।
मतलब कि पूरा हेमिस्फीयर मतलब आधा कर दिया, तो नॉर्थ और साउथ में ये आधा कर दिया आपका। तो समझ आया आपको? तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इक्वेटर। अब इस एरिया को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? बताइए आप लोग। इसे कहते हैं ट्रॉपिक जोन। ओके, फिर आता है 66.5 डिग्री, इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। और नीचे 66.5 डिग्री होता है, इसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। ओके, इस एरिया को क्या बोलते हैं? बताइए आप लोग, इस एरिया को क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, टेम्परेट जोन। अभी हिंदी में भी बताएंगे आप, तो टेम्परेट जोन है ना। और सबसे आखिरी में जो पोल आपको दिख रहा है, ये और नीचे ये, इसे क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन। मतलब कि यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है। बोलिए, इतना समझ आया आपको? ओके ओके, एक बार और समझाता हूँ, फिर आपको अच्छा समझ आएगा। टेंशन मत लीजिए। ये हमारी धरती जो है, ध्यान से देखिए, हमारी धरती 2 बराबर भाग में डिवाइड होती है, भूमध्य रेखा के द्वारा 2 हिस्सों में बँट जाती है। ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि नॉर्थ का हेमिस्फीयर, आधा गोला। और ये जो आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं साउथ का सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, हाफ, हेमी मतलब हाफ हो गया। फिर आप देखेंगे 23 से एक लाइन होता है। अच्छा ये बताइए, क्या ये सच में हमारी पृथ्वी पे लाइन किसी ने जाके खींचा है क्या? किसी ने पृथ्वी पे लाइन जाके खींचा है क्या? ये आपका इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन किया हुआ है। तो ये 23.5 डिग्री पे एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और सेम नीचे साउथ में ये नॉर्थ है, और ये साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ओके, अब एक चीज समझना आप लोग यहाँ पे, हम लोगों के बॉडी में जो कैंसर होता है, आपने हमेशा देखा होगा कमर के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का मेन हिस्सा जो है कमर के ऊपर होता है। तो कैंसर हमेशा कहाँ है? इक्वेटर के ऊपर है, और कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के नीचे है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के ऊपर। मैंने इसको ट्रॉपिक जोन इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि सन की लाइट जो आती है डायरेक्ट गिरती है इसके ऊपर, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये हॉट होता है, हॉट। समझ आया आपको? टॉरिड जोन इसे बोलते हैं, ट्रॉपिक जोन, टॉरिड जोन। फिर जैसे जैसे इक्वेटर के, जैसे जैसे हम अर्थ में इक्वेटर के, सॉरी, लैटिट्यूड में ऊपर जाते हैं ना, टेम्परेचर कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि सन की लाइट जो गिरती है ना, यहाँ तो डायरेक्ट गिर रही है, पर यहाँ डायरेक्ट नहीं गिर रही। यहाँ देखो, सन की लाइट फैल जा रही है, सन की लाइट फैल जा रही है। और जब सन की लाइट फैल जाती है, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो इसीलिए ये क्या है? टेम्परेट जोन है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है कम होता है, ना बहुत ठंडी होती है, ना बहुत गर्मी होती है। तो ये है टेम्परेट जोन। ये ऊपर वाला टेम्परेट जोन, ये साउथ में टेम्परेट जोन है। इसके बाद आता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हो, ये पोल है। यहाँ 24 घंटा बर्फ गिरता रहता है। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो ही फ्रिजिड होती है ना। यहाँ पे 6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने रात होते हैं। ओके, तो इसे कहते हैं फ्रिजिड जोन। आपको कुछ तो आप समझ आया होगा। फिर बताऊंगा, कल एक बार और रिवीजन कराऊंगा तो आपको समझ आएगा। ओके, मैंने आपको बताया है इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, आपको समझ आ गया है। इसको बोलते हैं, लेटा हुआ है तो लेटीट्यूड बोल दो, ये खड़ा है तो लॉन्गिट्यूड बोल दो।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ना, इनके बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। कितने मिनट का डिफरेंस होता है? 4 मिनट का। ओके, चलिए उसको बताने से पहले एक चीज और बताऊंगा मैं। अभी मैं लेटीट्यूड वाला ही बता रहा हूँ। अब आप लोग को हमें बताना है, ये जो धरती से इक्वेटर जा रहा है, ये जो इक्वेटर जा रहा है, किस किस कंट्री से गुजरते हुए जा रहा है? बताइए आप लोग, किस किस कंट्री से होके जा रहा है? कमेंट में बताइए। अब मैप में देखिए और बताइए इक्वेटर किस किस देश से होके जा रहा है। इक्वेटर किस किस कंटिनेंट से होके जा रहा है? कंटिनेंट बताइए आप लोग। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडोनेशिया वगैरह है, ये सारी है, ये हमने देखा। तो आपने देखा इक्वेटर 3 कंटिनेंट से होके जा रहा है। चलिए अगला मैं पूछूंगा, वो बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कंटिनेंट से होके जा रहा है? कमेंट में बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस देश से होके जा रहा है? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। बहुत सही, 3 कंटिनेंट से होके गया। अब तीसरा बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस देश से होके जा रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस देश से होके जा रहा है? बताइए आप लोग। कौन कौन? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बताइएगा आप लोग, कौन ऐसा लाइन है, कौन ऐसा कंटिनेंट है जिससे तीनों लाइन एक साथ जा रही है? कौन ऐसा कंटिनेंट है जिससे तीनों जा रही है? बताइए आप लोग। इन सातों कंटिनेंट में से कौन ऐसा कंटिनेंट है जिससे तीनों जा रहा है? ओके, सभी ने सही बताया है, वो है अफ्रीका से तीनों जा रहा है। कौन ऐसा कंटिनेंट है जिससे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है? कौन ऐसा कंटिनेंट है जिससे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है? साउथ अमेरिका, बहुत सही। कौन ऐसा लाइन है जो इंडिया से होके जा रहा है? कौन सा ऐसा लाइन है जो इंडिया से होके जा रहा है? इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बस यही पूछता है। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? बताइए आप लोग। एशिया जो है ना सबसे लार्जेस्ट, एशिया क्या है? सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया आपको पता है ये एक तरीके का आइलैंड है, क्योंकि जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उससे आइलैंड कहते हैं। सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट। सुबलक्ष्मी जी ने बोला पेनिनसुला। पेनिनसुला आपको बता दूं किसे कहते हैं? अगर कोई लैंड है वो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है तो उसे पेनिनसुला कहते हैं। जैसे अपना इंडिया, इसे साउथ पेनिनसुला कहते हैं। सेकंड है आपका अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट। और सबसे ज्यादा सहारा डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? बताइए आप लोग। सहारा डेजर्ट किस कंटिनेंट में पाया जाता है? सहारा डेजर्ट अफ्रीका के नॉर्थ में यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। और बताइए नील नदी कहाँ पाया जाता है? नील नदी कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में, यहाँ से निकलता है
और ऐसे ऊपर की ओर जाता है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है और मेडिटेरेनियन सी में जाके गिर जाता है। चलिए, अब बताइए अमेज़न रिवर कहाँ पे बहता है? अमेज़न रिवर कहाँ पे बहता है? किस कॉन्टिनेंट में? अमेज़न रिवर। साउथ अमेरिका, सही गेस कर रहे हैं आप लोग। साउथ अमेरिका में ये जो ब्राज़ील है ना, ये ब्राज़ील वाला जो एरिया है, यहीं पे पाया जाता है पूरा। तो ये ऐसे आके अटलांटिक ओशियन में आके गिरता है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। कौन? ये आपका अमेज़न रिवर। चलिए, तो आपको इतना सारा चीज़ समझ आ गया। तो हमने देखा ओशियन देखा, कॉन्टिनेंट देखा और कौन से लाइन के थ्रू पास करता है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ओके, सही है। नील नदी को लॉन्गेस्ट रिवर कहते हैं। मरियाना ट्रेंच जानते हैं आप लोग? मरियाना ट्रेंच। वो जो समुद्र में सबसे नीचे खाई होती है, खाई, उसी को कहते हैं मरियाना ट्रेंच। तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है मरियाना ट्रेंच और सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट। इसको हिंदी में खाई कहता है और पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। अब एक जल्दी से बताइए हमें, ये हमारी धरती है ना? आप सभी को पता है धरती मेरी माँ है। अब ये धरती है और धरती पे एटमॉस्फेयर बना था, मैंने आपको बताया था। कैसे बताया था? कि हमारी जो अर्थ बन रही है, तो हल्के गैस ऊपर आ गए, तो ये एक लेयर बना, ऐसे लेयर बना, ऐसे लेयर बनता गया और इस तरीके से डिवाइड हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले जो अर्थ के ऊपर है एटमॉस्फेयर, उसका नाम बताइए आप लोग। इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। इसे इसे कहते हैं क्षोभ मंडल, इसे कहते हैं समताप मंडल और इसके बाद आता है मीजोस्फेयर, फिर आता है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और सबसे लास्ट में होता है एक्सोस्फेयर। बोलिए, इतना समझ आया? सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने अभी रुचि जी ने बताया, ओजोन। ओजोन के बारे में आप सबने सुना होगा। पूछ लेता है कि ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन पाया जाता है समताप मंडल। ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है। पहला चीज, ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। और ओजोन को किससे नापते हैं? तो उसका एक यूनिट होता है डॉप्सन यूनिट। ओजोन को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? मेरे बर्थडे के एक दिन पहले। मेरा बर्थडे है 17 सितंबर को, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओके, तो ऐसे याद रखना है। 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और 1989 में जब ये प्रोटोकॉल हुआ था, तो आपको पता है ओजोन का जो लेयर है, अच्छा आप लोगों ने सुना है कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, तो क्या सच में छेद हो रहा है? जैसे सपोज करो ये ओजोन लेयर है, तो क्या ऐसे छेद हो गया है क्या ओजोन लेयर? बताइए आप लोग। वाओ, अब आपको हमेशा याद रहेगा। नहीं, ये लोग गलत कंसेप्ट निकाल देते हैं। ओजोन लेयर में छेद होता ही नहीं है। ओजोन लेयर में जो होल होता है वो होल नहीं होता है, उसे कहते हैं डिप्लीशन। मतलब कि ओजोन लेयर अगर इतना मोटा है तो ये पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा। समझ आया आपको? ओजोन लेयर में छेद नहीं होता है, वो पतला हो जाता है। ये पहले इतना मोटा था, अब पतला हो गया, तो इसी को कहते हैं ओजोन लेयर होल, ओजोन डिप्लीशन। और ये कहाँ पे देखा गया था? तो सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर में कहाँ पे? अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका में ओजोन होल देखा गया था। समझ आया आपको? तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसी दिन हुआ था, 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसलिए ओजोन दिवस मनाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देखा, सारी चीज इक्विस्फीयर, और बाकी जो हम देखेंगे वो कल देखेंगे। ओके, हाँ, मेन चीज तो बताया नहीं, इसको भी नोट कर दे रहे हैं। ओजोन करता क्या है, जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, ए बी सी, फिर सी वाला जो होता है बहुत खतरनाक होता है, ए बी सी तो नॉर्मल होते हैं, तो इससे बचाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है इससे हमें बचाता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमें स्किन कैंसर और ढेर सारी बीमारियां नहीं होती है। तो हमने आज इतना देखा, तो बताइए कैसा रहा क्लास, समझ में आया आपको? मेरा बर्थडे तो अब सीधे 1 साल बाद आएगा। ओके, अब जब जब ओजोन ओजोन दिवस आप लोग मनाओगे, मेरा बर्थडे याद आएगा। तो मैंने चीजों को बहुत अच्छे से कनेक्ट करके बताया आपको, ताकि आप कोई जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो आप 4 ऑप्शन देखोगे तो वहां चमकेगा, जो एक ऑप्शन सही होगा आपकी आंखों में वो चमकेगा। तो इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ने का ये फायदा होता है। इसमें बहुत सारी चीजें थी, बहुत ही मैंने कंसाइज वे में चीजों को बताया आपको। इसके लिए मैंने कम से कम 100 पेज रीड किया है, तब जाके मैंने आपको इतना कम चीजों में बताया है। इसमें कंटेंट जो है मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी, क्लास 9th की एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी, तीनों बुक से एक कंपाइल करके मैंने आपको ये सारी चीजें समझाया। बस आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को याद करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।